एक सैलरीमैन रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में और बनता है ओवर पावर्ड। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। वो लड़का कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो। लड़की कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें और भी ज्यादा जादुई ताकत चाहिए। लड़का बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। और अब हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा था, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अपने चारों ओर देखता है कि ये कौन सी जगह है। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। वो लड़का सोचता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। जिसके बाद वो लड़का शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और हैरान होकर चिल्ला पड़ता है, क्या ये चेहरा तो एक बच्चे का है। लेकिन उसके चिल्लाने से पूरी पार्टी का ध्यान उसी पर आ गया था। उस लड़के के पिता उससे कहते हैं, लियाम, भले ही तुम 5 में बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने हैमिल्टन फैमिली की तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इस लड़के का नाम लियाम है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम के परिवार में सिर्फ अब तक लड़के पैदा हो रहे थे, लेकिन अब एक लड़की पैदा हुई है, यानी कि लियाम की बहन। इसीलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लियाम कहता है, क्या ये कोई सपना है। फिर अगले दिन जब लियाम सोकर उठता है, तब वो उठते ही कहता है, ये सपना नहीं है। जिसके बाद लियाम तैयार होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में है, उसका नाम लियाम हैमिल्टन है। हैमिल्टन फैमिली का 5वां बेटा। और कल रात जो पार्टी हो रही थी, वो लियाम की छोटी बहन के पैदा होने की खुशी में थी। जिसके बाद लियाम बाहर आकर देखता है कि उसे यहाँ जितनी भी ये जगह दिखाई दे रही है, वो हैमिल्टन परिवार की है। जिसके बाद हम लियाम को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। ये है हैमिल्टन परिवार का 4था बेटा ब्रूनो, यानी कि लियाम का बड़ा भाई। और यहाँ ब्रूनो लियाम को बताता है कि इनका परिवार बेदखल होने की कगार पर है, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक सभी नोबल फैमिलीज को हर 3 पीढ़ियों में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वरना वो अपना स्टेटस खो बैठेंगी। और इनके परिवार में इनके पिता ही वो 3री पीढ़ी है। और जब इनका सबसे बड़ा भाई एल ब्रीबिट परिवार का मुखिया बनेगा, तब 4थी पीढ़ी के आते ही ये लोग कॉमनर बन जाएंगे। इसी वजह से इनके पिता और एल ब्रीबिट अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि इनके नोबल स्टेटस को बचा पाएं। लेकिन मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ लियाम की उम्र 12 साल और ब्रूनो की उम्र 13 साल है। लेकिन तभी कमरे में इनके टीचर आते हैं। आते ही वो कहते हैं, बच्चों, आज हम मैजिक पढ़ेंगे। और ये बात सुनते ही लियाम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में मैजिक नाम की चीज ही नहीं होती थी। लेकिन तभी ब्रूनो उसे बताता है कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से 1 शख्स ही मैजिक का यूज कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लियाम बहुत खुश होता है और उसके लेसन्स खत्म होते ही वो अपनी मेट के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मुझे लाइब्रेरी दिखाओ। जिसके बाद वो मेट लियाम को लाइब्रेरी में लेकर आती है। लियाम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। जिसके बाद वो यहाँ से एक किताब उठाता है, क्योंकि अपने स्टडी लेसन्स के जरिए उसे पता चला है कि मैजिक का यूज करने के लिए आपको ग्रिमोर की जरूरत पड़ेगी। और इनकी इस लाइब्रेरी में ग्रिमोर्स हैं। लियाम यहाँ फायर मैजिक की ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसके बाद फोकस के साथ मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि लियाम बहुत ही आसानी से मैजिक का यूज कर लेता है, जो देख उसकी मेड उसके लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद लियाम अपने पिता से इजाजत मांगने आता है कि वो ग्रिमोर का यूज कर सके। उसके पिता कहते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अब जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। शायद से लियाम के पिता उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी लियाम बहुत खुश होता है कि उसे इजाजत मिल गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दिन और रात ग्रिमोर्स को पढ़ने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो मैजिक के बारे में सीखेगा, वो उतना ही बेहतर तरीके से मैजिक का यूज कर पाएगा। और इसके बाद लियाम अपने घर से थोड़ा दूर आकर फायर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा आसानी से कर भी लेता है। और वो ये भी जान चुका है कि जब आप मैजिक को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, तब आपको उसका यूज करने के लिए ग्रिमोर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लियाम अपने भाई ब्रूनो को मैजिक यूज करके दिखाता है, वो भी ग्रिमोर के बिना। जो देख ब्रूनो काफी हैरान होता है और लियाम से उस ग्रिमोर को लेकर उसे पढ़कर वो भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, जो लोग मैजिक का यूज कर पाते हैं, उन्हें भी सही से मैजिक कास्ट करने के तरीके को सीखने में 1 साल लग जाता है। यानी कि लियाम की बॉडी शुरुआत से ही मैजिक के लिए योग्य थी। तभी ब्रूनो कहता है, तुम मैजिक का यूज कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हें राज्य में काफी अच्छी पहचान मिल सकती है, लेकिन क्या तुम परिवार के मुखिया बनना चाहते हो। लियाम कहता है, बिल्कुल भी नहीं,
ब्रूनो वहाँ से जाते हुए कहता है, बड़े भाई को गुस्सा मत दिला दियो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर मैजिक अच्छे से सीखने के बाद लियाम आइस मैजिक सीखने के लिए बहुत बेताब था। लेकिन तभी उसके पास उसके पिता आते हैं। उन्हें पता चला है कि लियाम मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो लियाम को मैजिक दिखाने को कहते हैं। लियाम यहाँ आइस मैजिक से इस ग्रोमोर को जमाने लगता है, जो देख वो कहते हैं, ओह तो तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन इसके बाद लियाम बिना ग्रोमोर के उन्हें फायर मैजिक यूज करके दिखाता है, जो देख वो भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हंसते हुए कहते हैं, बस एक ही महीने में तुमने इतना सब सीख लिया, ईश्वर ने हम पर कृपा की है। लियाम तुम जितनी चाहे उतनी ग्रोमोर्स का यूज कर सकते हो। जो बात सुन लियाम खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक सर्वेंट वहां आकर लियाम के पिता को कुछ कहता है, जो सुन लियाम के पिता कहते हैं, जल्दी से सेना को इकट्ठा करो। और इसके बाद हम लियाम को पहाड़ी पर देखते हैं। लियाम सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन तभी उसे सामने एक आदमी बैठा दिखाई देता है। लियाम को देख वो कहता है कि तुम तो हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे हो, है ना? हाँ, शायद यही मेरी किस्मत है। चलो अब मुझे जेल में डाल दो। लियाम कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो आदमी कहता है, हाँ तुम एक बच्चे जो हो, क्या तुम यहाँ जादू सीखने के लिए आए हो? मैजिक को सीखने का सबसे अच्छा रास्ता लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। लियाम कहता है, हाँ इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करने आया हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यह आदमी कहता है, मैजिक सीखने का एक और अच्छा रास्ता है। उसकी बात सुन लियाम उसके पास आता है और अब वो आदमी लियाम को एक साथ 5 प्रकार के मैजिक का यूज करके दिखाता है। एक साथ 5 प्रकार के मैजिक को कास्ट करो, जिससे तुम्हारा वक्त बचेगा। लियाम पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, प्लीज मुझे सिखाओ ना। ये देख वो आदमी कहता है, तुम मुझे पसंद आए बच्चे, तुम दूसरे नोबल्स की तरह घमंडी नहीं हो। लियाम मन में कहता है, क्योंकि मैं एक नोबल हूं ही नहीं। और इसके बाद वो आदमी लियाम को सिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो लियाम को जमीन पर एक डायग्राम बनाने को कहता है। लियाम अपने दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग टाइप के डायग्राम बना लेता है, जो देख वो आदमी कहता है, बहुत अच्छे। अब अपने दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम कंसंट्रेट करता है और इसके बाद वो एक साथ अपने दोनों हाथों से अलग अलग फायर स्पेल कास्ट कर लेता है, जो देख वो आदमी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एक साथ अलग अलग प्रकार के मैजिक का यूज करने की टेक्निक को मिस्टिक कहते हैं, जो 10 लाख में से सिर्फ एक के पास ही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम एक साथ 3 अलग अलग स्पेल्स को भी आसानी से कास्ट कर लेता है, लेकिन बस पल भर के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है कि वो एक साथ 3 स्पेल्स को कास्ट कर पाए। लेकिन वक्त के साथ वो ऐसा करना सीख जाएगा। और इसके बाद वो आदमी लियाम को उसकी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीखने को कहता है। वो लियाम को वहीं बैठा लेता है और जमीन पर अलग अलग प्रकार के साइंस बनाकर लियाम से पूछता है कि ये क्या है। लियाम कहता है, प्राइम नंबर्स। वो आदमी कहता है, ये जो टेक्निक है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही काम करती है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में तो ये आदमी भी नहीं जानता। जब लियाम उन्हें सीखना शुरू करेगा तब उसे पहली दिक्कत चौथे चरण में आएगी। इसीलिए लोग अक्सर चौथे या छठे चरण में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेजेस को पार करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि जब तुम 4th स्टेज को पार कर लेते हो तब तुम्हें वो अनुभव मिल जाता है जिससे तुम छठे पड़ाव पर अटकोगे नहीं। लेकिन फिर तुम्हें दिक्कत आएगी 9th स्टेज पर, क्योंकि ये नंबर तुम्हें फंसा लेगा। जिसके बाद ये आदमी अपने हर एक प्रकार के मैजिक स्पेल को कास्ट करके दिखाता है और हम देखते हैं कि एक साथ ये इतने स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, यानी कि ये इस वक्त 13वें चरण तक है और इसे लगता है कि ये 16वें चरण तक पहुंच सकता है, क्योंकि 13वें चरण के बाद 17वां चरण सबसे मुश्किल होता है। जिसके बाद ये आदमी कहता है, तुम इस वक्त बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकते हो। वैसे क्या तुम और भी मैजिक सीखना चाहोगे? लियाम कहता है, हाँ। जो सुनी ये आदमी अपने मैजिक से एक अंगूठी निकालता है। इसे हम एक बहुत ही बड़ी ग्रिमोर कह सकते हैं, एक मैजिक पीडिया। इस अंगूठी में सैकड़ों ग्रिमोर्स की मैजिकल पावर है। जिसके बाद लियाम उस अंगूठी को पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों के सामने मैजिकल पावर को फ्लो होते हुए देख सकता है। और इसके बाद लियाम एक अलग टाइप के मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, विंड मैजिक। वो विंड शूट नाम का एक स्पेल कास्ट करता है, जो जंगल में एक तूफानी हमला होता है। लेकिन अगले ही पल में लियाम देखता है कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका है और तभी वहां लियाम की मेड आ जाती है और वो उसे आकर बताती है कि एक बड़ा ही अजीब आदमी हैमिल्टन परिवार के इलाके में देखने को मिला है।
साथ ही वो लियाम को यहाँ एक ग्रिमोर भी देती है जो लियाम के पिता ने लियाम तक पहुँचाई है। ये एक समनिंग मैजिक की ग्रिमोर है। और इसके बाद लियाम की मेट वहाँ से जैसे ही जाती है, लियाम के पीछे वो आदमी फिर से आ जाता है और वो लियाम को बताता है कि वो यहाँ से कहीं गया नहीं था, बल्कि सच में गायब हो गया था। इस मैजिक का यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ रुक पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाऊंगा, इसी समनिंग ग्रिमोर का। लियाम देखता है कि इस ग्रिमोर में एक लो लेवल फायर स्पिरिट सैलामेंडर को समन करने का स्पेल होता है। वो आदमी कहता है, इस रिंग के जरिए इस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करो, जिसके बाद लियाम ऐसा ही करता है। वो इस स्पेल को कास्ट करता है और उसके सामने प्रकट होता है सैलामेंडर और वो सीधा इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। इस रिंग में ग्रिमोर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। ये जान लियाम कहता है, आप मुझे इतनी कीमती चीज दे रहे हैं। वो आदमी कहता है, ये इतनी भी कीमती नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी ग्रिमोर्स अपने साथ नहीं रखनी पड़ेंगी। जिसके बाद लियाम कुछ और लो लेवल स्पिरिट्स को सम्मन करता है और उन्हें भी ये अंगूठी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही लियाम ऐसा करता है, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और वो जमीन पर लिख कर गया है कि ऐसे ही मैजिक की प्रैक्टिस करते रहो और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना मत। लियाम कहता है, मैं नहीं जानता कि यह आदमी कौन था, लेकिन यही मेरे मास्टर थे। अब इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं कि लियाम फ्लेम कटर नाम के फायर मैजिक का यूज करके एक ही बार में बहुत सारे पेड़ों को काट देता है और इसके बाद जीनोम नाम की एक स्पिरिट को सम्मन करता है, लकड़ियों को मिट्टी की बॉल में दबा देता है और उन्हें आग पर पकाने लगता है और फिर विंड स्पिरिट को बुलाकर इसमें हवा लगवाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम ने उन लकड़ियों को कुछ इस तरह क्रिस्टलाइज कर दिया है। तभी लियाम का भाई ब्रूनो वहां आता है। लियाम के हाथ में इस लकड़ी को देख वो देखने लगता है कि ये क्या है। ये तो व्हाइट चारकोल है जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। इसके जलने से धुआं नहीं निकलता, लेकिन ऐसा व्हाइट चारकोल किसी फर्नेस के बिना बना पाना नामुमकिन है और तुमने ये अपने मैजिक से कर दिया। मैं हैरान हूँ। और ये है लैक्रो क्रिस्टल्स, इनसे मैजिक पावर रिकवर होती है और लियाम ने इन्हें भी अपनी मैजिक पावर से बनाया है। ये जान ब्रूनो कहता है, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। वैसे मेरी शादी होने वाली है एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली में। वो हमारे परिवार से करीब हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे आजादी रहेगी। लियाम ये जानकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन तभी ब्रूनो कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पैदा होते ही हमारे पिता से एक बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि हमारे पिता को एक लड़की चाहिए थी ताकि वो उसकी शादी किसी नोबल परिवार में करा के अपने नोबल स्टेटस को बचा सकें, लेकिन तुम पैदा हुए। अब इसी बात से परेशान होकर हमारे पिता ने 1000 सैनिकों की आर्मी के साथ उस ताकतवर मॉन्स्टर को हराने का तय किया जो हमारी ही जागीर में कैद था, लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उनके 90% सैनिक मारे गए। और अब मुझे लगता है कि हमारा हैमिल्टन परिवार अपना सब कुछ खोने वाला है। इसीलिए अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि किस तरह तुम अपनी जिंदगी में आजादी पा सकते हो। और ये कहकर ब्रूनो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम उस व्हाइट चारकोल और क्रिस्टल्स को एक दुकान में आकर बेच देता है और यहाँ से उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो खुश होता है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन क्योंकि अब उसे भूख लगाई थी, इसीलिए वो एक ठेले पर खाना खाने के लिए आता है और जब वो ये खाना खाता है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लियाम अपने घर के किचन में आता है और अपनी मेट से उसके लिए कुछ नया बनाने को कहता है। लियाम उसे नूडल्स देता है और उनमें गर्म पानी डालने को कहता है और कुछ देर बाद ये दोनों नूडल्स खाते हैं जिसका स्वाद इन्हें पसंद आता है। लियाम बताता है कि नूडल्स बनाना बहुत आसान है। तभी शेफ पूछता है कि इस डिश का नाम क्या है। लियाम बताता है कि इंस्टेंट रामेन, और लियाम को पूरा यकीन होता है कि उसका ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर होगा, इसीलिए वो एक व्यापारी के पास इसका व्यापार करने आता है, लेकिन वो इसे बेचने से मना कर देता है क्योंकि लियाम हैमिल्टन परिवार का 5वां बेटा है और सिर्फ सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने की इजाजत है। जो बात सुन बेचारा लियाम यहाँ से चला जाता है और तभी अंदर से उसका सबसे बड़ा भाई एल्ब्रिबिट बाहर निकलता है। वो लियाम को उसकी मन मर्जी का काम नहीं करने दे सकता और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि लियाम ने आखिर मैजिक क्रिस्टल्स को क्रिएट कैसे कर लिया। दूसरी ओर लियाम जो सोच रहा था कि अब उसे बिजनेस करने के लिए एक एडल्ट बनना होगा, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लियाम अपना प्रोडक्ट बेचने का मन बना चुका था। जिसके बाद लियाम पहाड़ी पर आकर मैजिक की मदद से एक स्टोरेज बॉक्स बनाता है
जिसमें वो अपना सारा सामान रखने लगता है, जैसे नूडल्स, व्हाइट चारकोल, और वो इन्हें जब चाहे निकाल भी सकता है। और लियाम ने स्टोरेज बॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसके बाद लियाम एक और मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट समनिंग, क्योंकि 2 टाइप के समनिंग मैजिक होते हैं, स्पिरिट समनिंग जिससे स्पिरिट समन होती हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट समनिंग जिसमें लिविंग क्रिएचर समन होते हैं। और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट समनिंग का ही यूज करने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट वो खुद होता है। कॉन्ट्रैक्ट समनिंग लियाम यहाँ खुद को ही समन करने का सोच रहा है, और हम देखते हैं कि लियाम ऐसा कर भी लेता है। दोस्तों, राइट वाला है असली और लेफ्ट वाला है एक इल्यूजन। जिसके बाद हमें हैमिल्टन परिवार का बॉर्डर दिखाया जाता है। लियाम यहाँ से निकल चुका है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, वहीं उसका इल्यूजन यहीं परिवार में रहेगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आइटम बॉक्स की मदद से दोनों लियाम किसी भी सामान को एक से दूसरे के पास भेज सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि असली लियाम घर पर है, जो कि प्रोडक्ट बनाता है, और लियाम का इल्यूजन दूसरे राज्यों में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचता है। और इसी बात से लियाम बहुत ज्यादा खुश होता है और चिल्लाकर कहता है, मैं एक आजाद जिंदगी जीऊंगा। एंड एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दोनों लियाम्स को एक साथ देखते हैं, और ये दोनों लियाम एक साथ मैजिक स्पेल्स को कास्ट करते हैं, जिससे जंगल में धमाका होता है। लेकिन तभी लियाम किसी के आने की आवाज सुनता है और वो अपने इल्यूजन को गायब कर देता है। यहाँ लियाम का बड़ा भाई एल ब्रिबेट आया था। वो कहता है, लियाम, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मैजिक का यूज करने में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। वैसे तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? एल ब्रिबेट यहाँ सोच रहा है कि लियाम उसकी जगह लेकर अगला फैमिली हेड बनना चाहता है। ये सब जानकर लियाम कहता है, मैं बस एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर पाऊँ। जो सुन एल ब्रिबेट मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हंटर्स गिल्ड लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हम लियाम को हंटर्स गिल्ड के सामने देखते हैं। हंटर्स गिल्ड ऐसी जगह जहाँ पर हंटर्स मॉन्स्टर्स और बीस्ट का शिकार करते हैं। लियाम हंटर्स गिल्ड के अंदर आता है। उसे देख कुछ लोग कहते हैं, ये खेलने की जगह नहीं है बच्चे। लेकिन गिल्ड मास्टर लियाम को देख कहता है, मुझे मिस्टर एल ब्रिबेट ने तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था, लेकिन तुम्हें कोई मिशन देने से पहले मैं तुम्हारी काबिलियत को चेक करना चाहता हूँ। अपने किसी स्पेल को कास्ट करो जिसमें तुम माहिर हो। चलो मुझ पर हमला करो। लियाम इस वक्त अपनी मैजिक पावर से अपना एक इल्यूजन बहुत दूर किए हुए हैं, इसीलिए वो इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वो जितनी भी मैजिकल पावर दिखाता है, उसे देख गिल्ड मास्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारी पावर देखकर मैं तुम्हें C रैंक या B रैंक लाइसेंस दे सकता हूँ। जिसके बाद लियाम अपना B रैंक लाइसेंस लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है। मेरा नाम आसुना एक्वेज है और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम साथ में हंटिंग करें। ऐसा करने से हम दोनों ही ज्यादा सेफ रहेंगे। और लियाम आसुना की बात मान लेता है क्योंकि उसे आसुना जैसी लड़कियां काफी पसंद हैं। जिसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सिर्फ A रैंक या उससे हाई रैंक के हंटर्स को ही मिशंस लेने पड़ते हैं, बाकी सब अपनी मर्जी से भी हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल में आसुना अपनी तलवारें निकाल लेती है क्योंकि इनके सामने एक भेड़िया आ चुका था। वो एक नहीं था, इन्हें चारों ओर से भेड़ियों ने घेर लिया है। लेकिन तभी लियाम कहता है, तुम इन्हें खत्म कर देना। और इसके बाद लियाम अपनी मैजिक पावर से काफी सारे जीनोम्स को सम्मन करता है जिन्हें ये भेड़िए दबा लेते हैं। लेकिन तभी ये जीनोम्स फूलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से सभी भेड़िए कुछ इस तरह फंस जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर आसुना इन पर हमला कर देती है और इसके बाद इन सभी भेड़ियों को हंटर्स गिल्ड तक लाया जाता है। आसुना गिल्ड मास्टर को बताती है कि ये 42 भेड़िए हैं। अब क्योंकि ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए गिल्ड मास्टर इन्हें एक मिशन देना चाहते हैं। अगले सीन में हम आसुना और लियाम को कहीं जाते हुए देखते हैं और आसुना काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है। इस रास्ते से एक बहुत ही मशहूर इंसान गुजरने वाला है, इसीलिए गिल्ड मास्टर चाहते हैं कि ये दोनों इस मॉन्स्टर को हरा दें, एक जाइंट कैटरपिलर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स की बॉडी में मैजिक स्टोन्स होते हैं और इन्हीं की मदद से मॉन्स्टर्स मैजिक या हाई लेवल कॉम्बैट स्किल्स का यूज कर पाते हैं। इसीलिए ये मामूली बीस्ट से बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज लियाम अपनी पूरी ताकत के साथ आया है। आज उसने अपना इल्यूजन हटा दिया है और इसके बाद जब वो जाइंट कैटरपिलर इनके सामने आता है, तब इनके किसी भी हमले का उस पर कोई असर होता ही नहीं। इसीलिए इन दोनों को वहाँ से भाग कर आना पड़ता है। आसुना कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर तब तक मरेगा जब तक उस पर कोई बड़ा सा मीटियोर आकर ना गिरे। लियाम कहता है,
ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसूना उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लियाम अपने आइटम बॉक्स में से एक बड़ा सा पत्थर निकाल के इस कैटरपिलर की ओर फेंकता है और ये मॉन्स्टर उसके नीचे ही दब जाता है, जो देख आसूना हैरान हो जाती है। लेकिन इन दोनों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, वो भी एक नहीं दो। लेकिन वहाँ मौजूद हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इन 2 बच्चों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराया है। तभी आसूना कहती है कि कोई बहुत जरूरी इंसान यहाँ पर आने वाला है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर ये मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते। गिल्ड मास्टर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हें इस रिवॉर्ड का 5 गुना ज्यादा दूंगा। जो सुन ये दोनों खुश हो जाते हैं और फिर इसके कुछ दिन बाद वो जरूरी शख्स इनके शहर में आता है और यहाँ पर लियाम का भाई एल्ब्री बिट भी आया हुआ था और वो लियाम से ये कहकर चला जाता है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। लियाम मन में कहता है एक बड़े भाई के लिए उसके सिबलिंग्स उसके लिए बस परेशानी होते हैं और कुछ नहीं। तभी आसूना भी कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था, कितना अजीब था। तभी घोड़ा गाड़ी से वो जरूरी शख्स बाहर निकलता है। उसके स्वागत के लिए लियाम के पिता और उसका बड़ा भाई खड़े हुए थे, लेकिन तभी वो जरूरी शख्स लियाम की ओर देखता है। आसूना खुश होकर कहती है अगर एक जरूरी शख्स ने हम पर ध्यान दिया तब हमारी पहचान और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगले सीन में हम उस जरूरी शख्स और लियाम को आमने सामने बैठा देखते हैं। मेरा नाम जेम्स स्टैनली है और तुम हैमिल्टन परिवार के 5वें बेटे हो, लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रेमोंड के साथ क्या नाता है। तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी रेमोंड की है। लियाम को याद आता है वही शख्स जिसने उसे जादू के बारे में बहुत सी चीजें सिखाई हैं। लियाम कहता है ये अंगूठी मेरे मास्टर ने मुझे दी है। वो आदमी कहता है मास्टर, और इसके बाद लियाम उसे पूरी कहानी सुनाता है। हंसते हुए ये आदमी कहता है ओह तो उसने एक स्टूडेंट बना लिया है। और इसके बाद ये आदमी लियाम को अपने सबसे ताकतवर स्पेल के साथ अपने बटलर पर हमला करने को कहता है। वो देखना चाहता है कि लियाम कितना ताकतवर है। ये बटलर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि इनकांटेशंस आपकी मैजिक पावर की अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं। इनकांटेशंस वो शब्द होते हैं जो आपकी आत्मा और दिल के साथ तालमेल खाते हैं। इसीलिए लियाम अपनी दुनिया की अपनी फेवरेट सिंगर्स को याद करता है और इसके बाद उनका नाम लेते हुए मैजिक मिसाइल से हमला करता है। इनकांटेशंस के बिना लियाम की लिमिट सिर्फ 7 है, लेकिन इनकांटेशंस के साथ वो बढ़कर 11 पहुंच जाती है और उसका ये स्पेल इतना ताकतवर होता है कि उससे उस बटलर की शील्ड टूट जाती है। जो देख जेम्स कहता है बच्चे तुम तो बहुत ही होनहार हो और अगर तुम हंटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हो तब मैं तुम्हें एक नाइट का टाइटल दे सकता हूँ जिससे तुम्हें आजादी मिलेगी। और इसी तरह से लियाम को उसकी आजादी मिल गई, लेकिन एडल्ट होने तक उसे अपने परिवार के साथ ही रहना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिचुअली लियाम एक नाइट बन चुका है। जेम्स कहता है तुम अब एक नाइट हो, लेकिन शायद ये बात तुम्हारे पिता को पसंद ना आए। वो तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो दूसरे तरीकों से भी अपने पिता की मदद कर सकते हो। तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स तुम्हारे परिवार की ही होगी। वैसे क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि रेमोंड ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो, क्योंकि उसे मजाक करने की बहुत आदत है। ये सुन लियाम कहता है कुछ दिन पहले जब मैं आइटम बॉक्स के स्पेल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तब लियाम एक तालाब के पानी को अपने आइटम बॉक्स में भर लेता है, जिसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स को चेक करता है और उसमें उसे उसके मास्टर यानी रेमोंड का एक लेटर मिलता है। अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो लियाम, इसका मतलब है कि तुमने आइटम बॉक्स को मास्टर कर लिया है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस तालाब में 100 किलो सोना था, मेरी ओर से तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट। और अगर तुम्हें मेरा तोहफा पसंद ना आया हो तब तुम इस बारे में सोचना कि आखिर मैंने क्यों 100 किलो ही चुना। ये तुम्हारा ग्रेजुएशन टेस्ट है। ये सुन जेम्स कहता है मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि वो सोना धुएं की एक परत है। तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट कुछ और है, वो कोई ऐसी चीज होगी जो इस सोने से बहुत कीमती होगी। ये सुन लियाम फिर से जंगल में उसी जगह आता है और अपने आइटम बॉक्स की मदद से उस तालाब का पूरा पानी फिर से आइटम बॉक्स में डाल लेता है और तालाब के अंदर आकर देखता है कि आखिर मास्टर का मतलब क्या होगा। उन्होंने पानी के अंदर 100 किलो सोना रखा गोल्ड डस्ट मिलाकर। 1 मिनट, मुझे शायद इसमें से गोल्ड डस्ट बाहर निकालनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम आइटम बॉक्स में से गोल्ड डस्ट बाहर निकालने लगता है और पूरी गोल्ड डस्ट के वहां आते ही वहां एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और फिर वहां एक खुफिया रास्ता निकलता है। जो देख लियाम कहता है वाह, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है मास्टर। इसके बाद लियाम उस जगह के अंदर आता है। यहाँ उसके लिए एक ग्रिमोर और एक लेटर था,
लेटर में लिखा था कि लियाम, यही है तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट, ये मैक्सिमम लेवल ग्रिमोर। मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका, शायद तुम कर पाओ। उस ग्रिमोर को उठाकर लियाम कहता है कि इसमें किस तरह का मैजिक होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इसी जगह पर उस ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसमें लियाम अनदर वर्ल्ड नाम के स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। लेकिन वो प्रैक्टिस करना जारी रखता है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है और यहाँ पर लियाम ने इस अनदर वर्ल्ड स्पेल को कास्ट कर लिया है और अब उसके सामने एक शीशा आ गया है। लियाम उस शीशे के अंदर जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। लियाम पढ़ता है कि अनदर वर्ल्ड ये स्पेल एक अलग ही दुनिया का स्पेस क्रिएट कर देता है और उस जगह का साइज उस स्पेल का यूज करने वाले की मैजिकल पावर पर डिपेंड करेगा। अगर कास्टर की इजाजत ना हो तो उस जगह के अंदर कोई नहीं आ सकता और इसके अंदर लियाम सामान भी रख सकता है, यानी कि इसे हम आइटम बॉक्स का बड़ा रूप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर जिंदा जीव भी आ सकते हैं, जिस बात से लियाम तो बहुत खुश होता है। अब 1 महीने बाद आसूना और लियाम हंटिंग पर आते हैं और इनके सामने एक बड़ा मेंढक होता है। यहाँ पर लियाम काफी सारे सैलामेंडर्स को सम्मन करता है। ये एक साथ इस मेंढक पर हमला करते हैं, लेकिन इसका इस बड़े मेंढक पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद ये मेंढक एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है, जो देख लियाम अनदर वर्ल्ड स्पेल कास्ट करके आसूना को लेकर उसके अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस मेंढक का ये इलेक्ट्रिक अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसके बाद वो मेंढक शांत हो जाता है। हमला देख आसूना कहती है कि इतना खतरनाक हमला, ये तो हमें मार सकता था। लेकिन लियाम कहता है अब हमला करने की बारी हमारी है। जिसके बाद ये दोनों गिल्ड में उसी जाइंट फ्रॉग के मैजिक स्टोन को दिखाते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, क्योंकि ये एक ए रैंक जॉब थी और उसे इस बात का यकीन होता है कि लियाम तो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन आसूना, उसके लिए तो ये नामुमकिन है। बेचारी आसूना। लेकिन आसूना भी ये बात समझती थी कि वो लियाम से बहुत कमजोर है और उसे ताकतवर बनना होगा। जो सुन गिल्ड मास्टर कहता है तो तुम इसकी फैमिलियर क्यों नहीं बन जाती। हमें पता चलता है कि किसी को फैमिलियर बनाने के लिए उस फैमिलियर का मॉन्स्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार इसकी फैमिलियर बनने के बाद तुम इसके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकती और अपने मास्टर्स की ताकतों के अनुसार ही उसके फैमिलियर की ताकत भी बढ़ या घट सकती है। ये बात सुनते ही आसूना कहती है लियाम चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लियाम कहता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर तुम किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं कर पाओगी। लेकिन आसूना को लियाम पर पूरा यकीन होता है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा और अगर उसने कुछ किया भी तब भी वो उसका बुरा नहीं मानेगी। अब इसके बाद लियाम अपना फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार था, जिसका विटनेस खुद गिल्ड मास्टर होता है। सभी लोग बहुत हैरान थे कि भैया ये क्या हो रहा है। और इसके बाद आसूना लियाम के हाथ को किस करती है और आसूना को फिर अपने सामने काफी मैजिकल पावर दिखाई देती है और इसी तरह इनका ये फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बिजली की रफ्तार से आसूना लियाम के पीछे आ जाती है। लियाम के ताकतवर होने की वजह से आसूना भी अब ताकतवर हो चुकी है और आसूना की स्पीड मास्टर नाम की एक स्किल अवेकन हो चुकी है। जो सुन लियाम कहता है मुझे इसके बारे में और रिसर्च करनी होगी, लेकिन मुझे इसके लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होगा। ये बात सुन आसूना लियाम को एक जगह पर लेकर आती है, इन मोहतरमा के पास। इनका नाम मिस जोडी है। ये एक वेटरन हंटर है जो अक्सर आसूना की मदद करती है और मुझे यकीन है कि मिस जोडी कॉम्बैट में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। और यहाँ पर मिस जोडी भी इनकी मदद करने के लिए तैयार होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिल्ड में लियाम ने मिस जोडी के साथ भी एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिससे उन्हें भी एक यूनिक स्किल मिल जाती है। जो बात सुन बाकी लोग देखकर हैरान होते हैं और गिल्ड मास्टर के भी होश उड़ चुके थे। जिसके बाद मिस जोडी गिल्ड से बाहर आती हैं अपनी यूनिक स्किल को चेक करने के लिए और कुछ ही देर में वो सैंडविच लेकर आती हैं। और हाँ, लियाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मिस जोडी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। यहाँ पर एक शख्स घायल होता है, इसीलिए मिस जोडी उसे ये सैंडविच खाने को देती हैं। लेकिन वो शख्स जैसे ही इस सैंडविच को खाता है उसका जख्म ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाती है, यानी कि मिस जोडी के हाथ का बना हुआ खाना जख्मों को ठीक कर सकता है। भाई ये सब क्या हो रहा है। गिल्ड मास्टर ने तो अपना सिर पकड़ लिया है। जिसके कुछ दिन बाद जेम्स स्टैनली लियाम को बताते हैं कि कुछ ही दिन में प्रिंसेस यहाँ आने वाली हैं, हमारे जैमील किंगडम की पहली राजकुमारी प्रिंसेस स्कारलेट। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि लियाम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही हंटर्स गिल्ड के लिए ए रैंक मिशन कर रहा है और इतनी छोटी उम्र में वो एक साथ 11 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और साथ ही उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उनकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है।
इसीलिए प्रिंसेस स्कारलेट का लियाम में बहुत इंटरेस्ट आ गया है और वो लियाम के फैमिलियर्स से भी मिलना चाहती हैं। लियाम कहता है क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उन्हें मना कर सकता हूँ, क्योंकि वो फैमिलियर्स मेरे दोस्त हैं, ना कि कोई जानवर जिस पर लोग एक्सपेरिमेंट करें। जेम्स कहता है प्रिंसेस को मना करने का मतलब तुम समझ रहे हो ना। लियाम कहता है हाँ। और इसके बाद जेम्स लियाम को यहाँ से जाने को कहते हैं। लियाम के जाने के बाद जेम्स झुककर कहता है मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसेस। जेम्स के सामने जो मेड खड़ी हुई थी वो कोई मेड नहीं बल्कि राजकुमारी हैं और वो कहती हैं उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन क्या वो मेरे सामने ऐसा कर पाएगा। तो अब भाई लियाम के साथ क्या होने वाला है ये जानने में काफी मजा आएगा। वैसे ये एपिसोड 2 एंड हो गया। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लियाम को देखते हैं जो एक घोड़ा गाड़ी से उतरता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मेंशन था और वहाँ काफी सारे गार्ड्स थे और फिर उसके सामने आती है किंगडम की पहली राजकुमारी प्रिंसेस स्कारलेट और उसे देख लियाम हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम प्रिंसेस के सामने झुककर उन्हें अपना नाम बताता है। तभी एक मेड लियाम के लिए कुर्सी लेकर आती है और अब राजकुमारी पूछती है मैं तुमसे सीधे पूछना चाहती हूँ कि तुमने कार्निवोरस कैटरपिलर्स और जायंट फ्रॉग को कैसे हराया। सो अब लियाम उन्हें बताना शुरू करता है। प्रिंसेस ये सुनकर काफी इम्प्रेस होती हैं कि किसी शख्स ने जायंट फ्रॉग को बिना हाई लेवल का मैजिक यूज किए हरा दिया। यहाँ जेम्स कहता है कि जायंट फ्रॉग को हराने का सबसे अच्छा तरीका हाई लेवल का मैजिक यूज करना ही होता है। ये सुन लियाम सोचता है हाई लेवल का मैजिक कैसा होता होगा। तभी प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हारे फैमिलियर्स से मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुन लियाम सोचता है कि आखिर ये राजकुमारी चाहती क्या है, लेकिन मैं इसे इसकी मन मर्जी का काम नहीं करने दूंगा और इसीलिए वो प्रिंसेस को मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो फैमिलियर्स नहीं मेरे दोस्त हैं। ये बात सुन पहले तो प्रिंसेस लियाम को घूरती है और फिर हंसते हुए कहती है कुछ ही लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो मेरी बात को टाल पाएं। तुम तो एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हो लियाम, मैं तुम्हें टाइटल ऑफ बारोन देती हूँ। लियाम हैरान होकर कहता है कि क्या बारोन का टाइटल, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं। प्रिंसेस कहती है मुझे इम्प्रेस करना एक बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद प्रिंसेस लियाम को एक ग्रिमोर भी देती हैं। ये एक ऐसी ग्रिमोर है जिससे आप फैमिलियर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। उसे पाकर लियाम बहुत खुश होता है और प्रिंसेस को शुक्रिया कहने लगता है। प्रिंसेस कहती है तुम्हें बारोन के टाइटल से ज्यादा ये ग्रिमोर पसंद आई, तुम सच में बहुत अजीब हो। अब शाम के वक्त हम लियाम को जंगल में बैठा देखते हैं जहाँ वो ग्रिमोर पढ़ रहा था। तभी वहाँ उसका बड़ा भाई ब्रूनो आता है और वो आते ही लियाम की तारीफ करने लगता है कि वाह अब तो तुम एक बारोन बन चुके हो। जिसके बाद वो कहता है अब तुम्हारा स्टेटस हमारे पिता के स्टेटस से भी ऊंचा हो गया है। लियाम कहता है लेकिन मैं तो बस एक बारोन हूँ। लेकिन ब्रूनो उसे समझाता है कि उनके राज्य की नोबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि फर्स्ट जनरेशन अपने बलबूते पर कितना कुछ अजीब कर पाती है और जिन लोगों को सब कुछ अपने माता पिता के द्वारा मिलता है उनकी हमारे राज्य में ज्यादा इज्जत नहीं की जाती और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है तुम हमारे पिता से भी एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। अब रात के वक्त हम लियाम को घर में देखते हैं। तभी उसके बगल से उसका सबसे बड़ा भाई एल्ब्रीविट गुजरता है, लेकिन वो लियाम से बात तक नहीं करता। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि लियाम इतना छोटा होने के बावजूद भी इतनी छोटी उम्र में एक बारोन कैसे बन सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ दो मेट्स लियाम की अकम्प्लिशमेंट्स की ही तारीफ कर रही थी कि वो कितना ज्यादा होनहार है। उनकी बातें सुन एल्ब्रीविट कहता है अगर वो इतना ही महान है तब तुम ये काम छोड़कर उसके लिए ही काम क्यों नहीं करने लगती। और इसके बाद एल्ब्रीविट उन दोनों से पूछता है मैं और लियाम हम दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ये मेट कहती है आप मास्टर एल्ब्रीविट। जिसके बाद वहां से जाते हुए एल्ब्रीविट मन में कहता है मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियाम इन दोनों के साथ था और यहाँ पर जोडी और असुना इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें ही घूरे जा रहे थे। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि लियाम की फैमिलियर बनने के बाद जोडी अब उसे मास्टर कहकर बुला रही है। इसीलिए लियाम कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। तभी असुना कहती है तुम कितने ज्यादा होशियार और डिपेंडेबल हो, सच में तुम बिल्कुल एक मास्टर की तरह हो। अब खूबसूरत लड़कियों के मुंह से लियाम की तारीफें सुन ये लोग तो जलने लगते हैं। अरे मेरे बिस्तर पर यहाँ कहाँ से लग गई, मैं चल थोड़ी रहा हूँ। वैसे लियाम यहाँ समझ पा रहा था कि सभी उसे ही घूरे जा रहे हैं, लेकिन तभी लियाम कहता है अगर हम तीनों एक पार्टी बना लें तब तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वो दोनों कहती हैं बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद ये तीनों हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोडी उसकी ओर आने वाले एक भेड़िए को
तीर मारकर मार देती है, क्योंकि अब ये लोग जंगल में आ चुके हैं। यहाँ पर असुना भी अपनी तलवार से एक भेड़ियों को काट देती है, जो देख लियाम कहता है, वाह असुना, तुम्हारी मूवमेंट्स पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं। और क्योंकि जोडी एक तीरंदाज है, उसकी आंखों की देखने की क्षमता भी बढ़ गई है, क्योंकि एक तीरंदाज के लिए उसकी आंखें ही सब कुछ होती हैं। अब ये बात सुन लियाम जोडी के ऊपर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे जोडी के देखने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो इतनी दूर से देख पाती है कि उन झाड़ियों के पास जहां एरो दिख रहा है, एक खरगोश का छोटा सा परिवार है। यहाँ पर लियाम ने जोडी की आंखों के ऊपर एक एनहेंसमेंट स्पेल का यूज किया है। ये बात सुन असुना कहती है, तब तुम इसका यूज मुझ पर भी करो ना। लेकिन लियाम कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे असुना की मूवमेंट स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी पर ज्यादा लोड पड़ने लगेगा। लेकिन मैं तुम्हारी देखने की क्षमता तो बढ़ा ही सकता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोडी बहुत ही ज्यादा दूर से निशाना लगाकर एक और भेड़िए को मार देती है, और इन सब के लिए वो लियाम को शुक्रिया कहती है। उसके साथ असुना भी लियाम को शुक्रिया कहती है। लियाम तो यहाँ थोड़ा शर्माने लगता है, लेकिन जब शाम के वक्त ये सभी गिल्ड में आते हैं, तब देखकर हैरान हो जाते हैं कि गिल्ड में काफी हफरा तफरी मची हुई है। पूछने पर पता चलता है कि हैमिल्टन परिवार के सबसे बड़े बेटे की वजह से इनके ऊपर दिक्कत आ गई है। जो बात सुन लियाम हैरान हो जाता है, क्योंकि हैमिल्टन परिवार का सबसे बड़ा बेटा एल ब्रीबेट है, लियाम का सबसे बड़ा भाई, और ना जाने उसने क्या कर दिया है। वो तुरंत गिल्ड से भागता है। दूसरी ओर जंगल में हम काफी सारे घायल सैनिकों को देखते हैं। ये सैनिक बहुत ही ज्यादा घायल थे, और यहाँ पर कुछ नहीं, काफी सारे सैनिक थे। तभी लियाम इन दोनों के साथ यहाँ पहुंच जाता है। तभी लियाम देखता है कि उसका बड़ा भाई एल ब्रीबेट भी यहाँ जख्मी पड़ा हुआ था। लियाम को देख वो लियाम को पकड़ कर कहता है, मैं यहाँ हार नहीं सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर पीछे से आकर एल ब्रीबेट के सिर में लकड़ी मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद कुछ लोग उसे यहाँ से इलाज के लिए ले जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी गिल्ड मास्टर से पूछते हैं कि क्या हो गया। गिल्ड मास्टर बताता है कि इन जंगलों में ड्रैगन फील्ड रेडन को सील किया गया था, और उसे लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपने बलबूते पर कैद किया था, लेकिन अब वो सील टूट चुकी है। लियाम उस मॉन्स्टर के बारे में सोचकर ही हैरान हो रहा था कि वो कितना ज्यादा भयानक होगा। तभी गिल्ड मास्टर कहता है, हमने सील को फिर से जोड़ने की सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कोई चीज है जो हमें रोक रही है, उस ड्रैगन फील्ड के बच्चे, और यहाँ ये तबाही उन्हीं ने मचाई है। लियाम कहता है, ड्रैगन फील्ड के बच्चे ही इतनी ज्यादा तबाही बचा सकते हैं, तब वो ड्रैगन फील्ड खुद कितना ज्यादा ताकतवर होगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो ड्रैगन फील्ड काफी वक्त से कैद था, इसीलिए अपनी पूरी ताकत फिर से इकट्ठा करने में उसे 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, और तब तक हमें कुछ भी करके उसे फिर से कैद करना होगा। लेकिन दूसरी ओर हम उन्हीं ड्रैगन फील्ड के बच्चों को देखते हैं, जो वहां मौजूद सैनिकों पर हमला करके उन्हें उड़ा उड़ा कर फेंक रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर ड्रैगन फील्ड के 3 बच्चे हैं, और वो ड्रैगन फील्ड खुद बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। तभी वहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं, और ये देखकर हैरान होते हैं कि ये ड्रैगन फील्ड के बच्चे बस किसी कुत्ते जितने ही बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी तबाही मचा रहे हैं। तभी असुना इन पर हमला करने जाती है, सो एक बच्चा उस पर आग उगलने लगता है, और उसकी ये आग बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी, जो देख ये दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि लियाम इन पर 7 मैजिक मिसाइल से हमला करता है, लेकिन ये तीनों बच्चे एक साथ आग उगलकर उस हमले को रोक देते हैं, जो देख असुना कहती है, हम इन्हें नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। लियाम कुछ सोचने के बाद कहता है, असुना तुम मिस जोडी के साथ यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद असुना मिस जोडी को यहाँ से ले जाती है, और तभी लियाम अपने आइटम बॉक्स से अपने मास्टर के द्वारा दी गई एनअदर वर्ल्ड ग्रिमोर निकालता है, और एक एनअदर वर्ल्ड का गेट क्रिएट करके उस पर हमला करने आ रहे ड्रैगन फील्ड के इन तीनों बच्चों को उस गेट के जरिए दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, और फिर वो तुरंत ही उस ग्रिमोर को अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है। यानी कि अब वो ड्रैगन फील्ड के बच्चे लियाम के एनअदर वर्ल्ड डायमेंशन में कैद हो चुके हैं। और तभी वहाँ गिल्ड मास्टर आता है, जो देख हैरान होता है कि लियाम ने अकेले ही उन 3 ड्रैगन फील्ड के बच्चों को हरा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी जादूगर अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन फील्ड को घेरने लगते हैं। तभी वहाँ असुना और जोडी भी आ जाते हैं। यहाँ असुना कहती है, तुमने उसी स्पेल का यूज किया ना? लियाम कहता है, हाँ, एनअदर वर्ल्ड स्पेल के जरिए मैंने उन्हें अलग डायमेंशन में भेज दिया। असुना कहती है, लेकिन वहाँ से तो वो लोग बाहर निकल सकते हैं। लियाम कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अब तक उस स्पेल को अच्छे से मास्टर नहीं किया, इसीलिए जब भी मैं उस स्पेल का यूज करता हूँ उसमें स्टोर की गई चीज गायब हो जाती है। यानी कि वो ड्रैगन फील्ड के बच्चे भी
अब वहाँ से गायब हो चुके होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसूना लियाम की तारीफों के पुल बांधने लगती है, लेकिन तभी अचानक इन सभी को कोई आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थी इस ड्रैगन फील्ड रेडॉन की। लियाम देखकर हैरान हो जाता है कि एक ड्रैगन फील्ड उससे बात कर रहा है। तभी वो कहता है, ओह तो अब तुम इंसान मुझे ड्रैगन फील्ड बुलाने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ सदियां गुजरती हैं और मेरे नाम बदलते रहते हैं। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो इंसान, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर बहुत अलग हैं। और दोस्तों ये ड्रैगन लियाम का दिमाग पढ़ के सब कुछ जान लेता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। वो कहता है, तुम्हारी जिंदगी बहुत मजेदार होगी इंसान, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मैं वादा करता हूँ मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। लियाम कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और अगले ही पल में वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। और इसके बाद वो ड्रैगन एक एनर्जी फॉर्म में आकर लियाम की बॉडी के अंदर जाने लगता है और अगले ही पल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सिवाय एक चीज के। लियाम के हाथ पर अब एक निशान आ चुका है, साथ ही उसके शरीर में अब एक अलग ही नई ताकत आ गई है। गिल्ड मास्टर भी हैरान होता है कि क्या इसने ड्रैगन फील्ड को एब्सॉर्ब कर लिया। तभी लियाम मैजिक मिसाइल्स का यूज करता है और अब हम देखते हैं कि वो बिना इनकांटेशन के भी मैजिक मिसाइल्स का यूज कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी दुनिया की आइडल्स के नाम बोलते हुए मैजिक मिसाइल का यूज करता है और इस बार एक साथ 17 मिसाइल्स निकलते हैं और इन्हें लियाम कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक लियाम नोटिस करता है कि वहाँ पर जो बाकी के लोग थे वो कमजोर होकर वहीं गिर रहे हैं। इसीलिए लियाम के अंदर मौजूद ड्रैगन कहता है, अपने माना पर काबू पाओ। और जब लियाम ऐसा करने की कोशिश करता है तब उसका ये हाथ का निशान गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि लियाम के माना की वजह से जोडी और असूना को छोड़कर बाकी सबको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये दोनों लियाम की फैमिलियर्स जो हैं। तभी गिल्ड मास्टर लियाम से कहते हैं, तुमने हमारे लिए एक बहुत ही बड़े खतरे को हटा दिया है लियाम, इसीलिए शुक्रिया। लेकिन लियाम कहता है कोई बात नहीं, और तभी वो अपने मैजिक आइटम को सम्मन करके उसमें से सोना निकालने लगता है, जो देख गिल्ड मास्टर हैरान हो जाता है। और ऐसा लियाम इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है इस सोने से उसकी भरपाई हो जाएगी। जो देख गिल्ड मास्टर अपना सिर पकड़ लेता है और मन में कहता है, काश लियाम, काश एल ब्रिबिट की जगह तुम हैमिल्टन परिवार के मुखिया होते तो कितना बेहतर होता। दूसरी ओर लियाम के घर पर लियाम के पिता उससे कहते हैं, एल ब्रिबिट ने जो रायता फैलाया तुमने उसे समेट कर बहुत अच्छा किया। लियाम कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, वैसे अब भाई के साथ क्या होगा? वो बताते हैं कि इस वक्त वो जेल में है। और दोस्तों वर्स्ट केस सिनारियो ये भी हो सकता है कि एल ब्रिबिट को उसके परिवार की जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। तभी उसके पिता कहते हैं, तुम्हारे इस कारनामे की गूंज दूर तक जाएगी और कोई जरूर से तुम्हें अवार्ड देने के लिए आएगा। वैसे एल ब्रिबिट ने जो किया उसका जिम्मेदार लियाम खुद को मान रहा था, इसीलिए वो अपने भाई के कमरे में आता है। लेकिन तभी वो कुछ आवाजें सुनता है जहां एल ब्रिबिट चलने की हालत में भी नहीं होता, फिर भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, ड्रैगन फील्ड को लियाम ने हराया है, लेकिन वो हमारे परिवार का वारिस नहीं है, उसकी जगह मुझे वो करना था। और इस बात से लियाम को समझ आता है कि एल ब्रिबिट बस हैमिल्टन परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कहीं वो अपना स्टेटस ना खो दें। और फिर आज रात सोने के बाद लियाम को एक बड़ा अजीब सा सपना आया। लियाम कहता है, मैं सपने में उस मैजिक का यूज कर रहा था। जिसके बाद लियाम चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पास नए स्पेल्स आ चुके हैं। जिसके बाद वो सीधा जंगल में आता है। जंगल के बीच में आकर उसे पता चलता है कि उसने 2 नए मैजिक स्पेल सीख लिए हैं। पहले स्पेल से लियाम को बिल्कुल अनदर वर्ल्ड वाले स्पेल जैसी फीलिंग आ रही है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और लियाम उस स्पेल की प्रैक्टिस करता रहता है और आखिर में वो इसका यूज कर लेता है, समन लो लेवल ड्रैगन रेडॉन जूनियर। दोस्तों यहाँ पर लियाम ने एक समनिंग मैजिक का यूज किया, जिससे एक ड्रैगन फील्ड का बच्चा समन हुआ है। जिसके बाद लियाम इसके साथ थोड़ा खेलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कोई आता है। ये होती है प्रिंसेस स्कारलेट और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने होली मैजिक का यूज किया है, और वो भी एक छोटे से बच्चे ने। लियाम कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो बताती है, मैंने तुम्हारे पिता के जरिए तुम्हें एक मैसेज पहुंचवाया है। यानी कि दोस्तों यही लियाम को रिवॉर्ड देने के लिए आई है, क्योंकि उसने ड्रैगन फील्ड को हराकर एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट की है। लेकिन लियाम के पिता की वजह से लियाम को उनसे बड़ा टाइटल इस वक्त नहीं मिल सकता, इसीलिए प्रिंसेस लियाम को एक 3rd क्लास टाइटल ऑर्डर ऑफ द फोइनिक्स देती हैं और लियाम को ये टाइटल लेना ही होगा।
तभी जाकर लोगों को यकीन होगा कि एक नया हीरो आ चुका है जिसने ड्रैगन फिन को हराया है। जिसके बाद प्रिंसेस पूछती है कि तुमने उस ड्रैगन फिन को हराया कैसे, क्योंकि पूरी बात जानने के बाद ही प्रिंसेस लियाम को एज अ हीरो दुनिया के सामने दिखा पाएंगी। जिसके बाद लियाम उन्हें बताना शुरू करता है। जो जान प्रिंसेस कहती हैं, क्या तुम्हें यकीन है यही हुआ है? लेकिन ये नामुमकिन है, विदाउट अ डाउट तुमने होली मैजिक का यूज किया। मैं चाहती हूँ कि तुम ये कहानी कुछ वक्त तक बस अपने तक ही सीक्रेट रखो। मैंने तुम्हें कह दिया है कि इस बारे में किसी और को पता ना चले, समझे? लियाम कहता है, यस मैम। अब अगले दिन लियाम के घर पर प्रिंसेस के सबऑर्डिनेट आते हैं एक बड़ा सा बॉक्स लेकर जिसमें 3000 गोल्ड कॉइन्स थे। और वहां पर मौजूद मेट्स भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा। लियाम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और हाँ, ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया, लेकिन मेरे बिस्तर में ये फिर से आग कैसे लग गई? जल्दी कोई पानी लाओ वरना पूरा घर जल जाएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में मिस्टर जेम्स लियाम से पूछते हैं कि क्या उसे लाइट मैजिक का यूज करना आता है। लियाम सोचता है कि उसे यहाँ कुछ कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रिंसेस ने उसे ये बात किसी और को बताने से सख्त मना किया था। मिस्टर जेम्स कहते हैं, तुमने एक बहुत ही बड़ी एकम्प्लिशमेंट की है, इससे तुम्हारा परिवार अपनी नोबिलिटी बनाए रख सकता है। जो रिपोर्ट मुझे दी गई है उसके अकॉर्डिंग उस ड्रैगन फिन का वो बड़ा सा शरीर अचानक ही लाइट बनकर तुम्हारी बॉडी में चला गया। अब ये सब सुनने के बाद वो ये बात और नहीं छुपा पाता और मिस्टर जेम्स को बता देता है कि हाँ, उसने कुछ नए होली स्पेल सीखे हैं। मिस्टर जेम्स कहते हैं, तुम मुझे उनका यूज करके क्यों नहीं दिखाते? जिसके बाद लियाम उन्हें ऑल क्लियर नाम का एक होली मैजिक कास्ट करके दिखाता है। और दोस्तों, ये स्पेल शरीर में मौजूद हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। ये सब जानकर मिस्टर जेम्स लियाम से पूछते हैं कि क्या उसे वॉर ऑफ 3 ड्रैगन्स के बारे में पता है। एक बार 3 ड्रैगन्स के बीच आपस में घमासान युद्ध हुआ और उनमें से एक ड्रैगन ने बाकी 2 को हरा दिया। लेकिन कहा जाता है कि उस ड्रैगन ने बाकी के 2 ड्रैगन्स को हराने के लिए होली मैजिक का यूज किया था। जिसके बाद उस ड्रैगन ने एक इंसान की मदद की और साथ मिलकर उन दोनों ने एक राज्य बनाया और वही है इनका राज्य। ये बातें सुन लियाम को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। तभी मिस्टर जेम्स कहते हैं कि अब तुम भी एक ड्रैगन के साथ मिल चुके हो, है ना? और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ड्रैगन फील्ड रेडॉन लियाम की बॉडी में एंटर कर गया था और अब ये दोनों एक हो गए हैं। फिर मिस्टर जेम्स कहते हैं, शायद अब वक्त आ गया है कि इतिहास फिर से खुद को दोहराए। लेकिन ऐसा होने में 2 चीजें रुकावट पैदा कर सकती हैं। पहले हैं तुम्हारे पिता। हैमिल्टन फैमिली को उनका नोबल स्टेटस उस ड्रैगन फील्ड को सील करने की वजह से मिला था। लेकिन अगर पुरानी कहावत सच है तब इसका मतलब हैमिल्टन परिवार की अचीवमेंट कोई अचीवमेंट थी ही नहीं, यानी कि अब उसके परिवार को अब नोबल स्टेटस से हटाया जा सकता है। अब ये बात सुन लियाम परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता और उसका बड़ा भाई अपने स्टेटस को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तभी मिस्टर जेम्स कहते हैं, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि कहीं वो ड्रैगन हमारे राज्य से गुस्सा होकर हमसे बदला लेने के बारे में ना सोचे, क्योंकि इतने सालों तक उसे कैद में रखा गया। लेकिन तभी लियाम बताता है कि जब उसने उस ड्रैगन को ड्रैगन फील्ड कहकर पुकारा तब उस ड्रैगन ने कहा, ओह, तो अब इंसान मुझे इस नाम से पुकारने लगे हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान मुझे क्या कहकर पुकारें, कुछ सदियों बाद वो मेरा कुछ और नाम रख देंगे। और इसी वजह से यहाँ लियाम को पूरा यकीन होता है कि वो ड्रैगन इनसे जरा भी नाराज नहीं है। तभी मिस्टर जेम्स कहते हैं, यानी कि तुम हमारे राज्य के सेवियर हो और हम में से किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था। तुम्हारी ये अचीवमेंट अब तक की किसी भी अचीवमेंट से बहुत ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ से जाते वक्त लियाम अपने मैजिक स्पेल्स के बारे में ही सोच रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गिल्ड में आता है जहाँ उसका इंतजार जोडी और असुना कर रही थी। लियाम के वहाँ आते ही जो असुना और जोडी होती हैं वो उसे वहाँ से ले जाती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स मौजूद थे। जिसके बाद ये दोनों लियाम को बताती हैं कि जब से एडवेंचरर्स को ये बात पता चली है कि लियाम ने एक ड्रैगन को हराया है तब से हर कोई उसकी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ लियाम उन लोगों की लिस्ट देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों कहती हैं कि तुम पार्टी लीडर हो, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। जिसके बाद लियाम अपने घर आता है, जहाँ पर आते ही ये मेड लियाम को काफी सारे कागजात दिखाती है। ये वो इनविटेशंस हैं जो लियाम की शादी के लिए आए हैं। लेकिन भैया यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तभी वहाँ एक कार्ड के साथ ब्रूनो आता है और उसने जिस लड़की से शादी की है उनके ही एक रिश्तेदार ने ब्रूनो को ये कहा है कि वो अपने भाई को उनकी इकलौती बेटी के साथ शादी करने के लिए मनाए। फिर ब्रूनो पूछता है, अब तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने किया क्या है, क्योंकि इतने सारे इनविटेशंस उन लोगों को भी नहीं मिलते जो हाई रैंकिंग नोबल्स होते हैं। लियाम मन में कहता है, अब सभी लोग
मुझ पर शक कर रहे हैं और मैं इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम जोडी और असुना को लेकर जंगल में जा रहा था। जिसके बाद वो उनके सामने अनदर वर्ल्ड स्पेल को यूज करता है, जिससे उनके सामने अनदर वर्ल्ड का दरवाजा आ जाता है। जिसके बाद ये तीनों इसके अंदर आते हैं और यहाँ इनका एक काफी अच्छा घर भी बन गया था जो लियाम ने टाउन के कारपेंटर से बनवाया है। सो असुना पूछती है कि क्या ये घर यहाँ से गायब नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम इस स्पेल को ऑफ करते हो इसमें मौजूद चीजें गायब हो जाती हैं। लियाम बताता है कि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने अनदर वर्ल्ड स्पेल को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद लियाम उन्हें पूरा घर घुमाता है, लेकिन बेडरूम में आने पर जोडी पूछती है, मुझे लगता है कि इस जगह पर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग है। मतलब दोस्तों, इस अल्टरनेट डायमेंशन में रात नहीं होती और हमेशा उजाला रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम एक लो लेवल शेड स्पिरिट को सम्मन करता है, क्योंकि उसे किसी ना किसी तरीके से इस जगह पर अंधेरा करना होगा ना, तभी तो ये लोग सो पाएंगे। जिसके बाद वो स्पिरिट सम्मन होकर आती है और उसके आते ही वो स्पिरिट उस पूरी जगह पर घुप अंधेरा कर देती है, जिस वजह से इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो लियाम सैलामेंडर को सम्मन करता है और सैलामेंडर वहाँ आग लगा देता है। जोडी कहती है कि लियाम, क्या तुम इस जगह पर थोड़ा उजाला कर सकते हो? लेकिन हमें पता चलता है कि जो स्पिरिट शेड है वो डार्कनेस के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक लो लेवल स्पिरिट है। जो जान असुना कहती है कि काश स्पिरिट्स भी हमारी तरह ग्रो कर पाती। जो बात सुन लियाम को एक आइडिया आता है और फिर लियाम स्पिरिट शेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैजिक फैमिलियर का यूज करता है और फिर लियाम का फैमिलियर बनते ही स्पिरिट शेड का साइज बढ़ जाता है और अब वो बोलने भी लगता है। अब वो एक मिड लेवल स्पिरिट बन चुका है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह पर नेचुरल लेवल का अंधेरा कर देता है और इसके बाद लियाम का शुक्रिया करने लगता है कि लियाम ने उसके साथ एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो लियाम की अंगूठी देख कहता है, जो आप अपनी उंगली में पहने हुए हैं, क्या वो एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है? लियाम कहता है, ये तो एक मैजिक पीडिया है। वो स्पिरिट शिप बताता है कि लियाम आसानी से मिड लेवल स्पिरिट समनिंग स्पेल को इस अंगूठी में स्टोर कर सकता है। जो सुन लियाम अब इस चीज को ट्राई करने का सोचता है। वो इस अंगूठी से ना जाने क्या करता है, जिससे स्पिरिट शेड अचानक ही अपना रूप बदलकर इस अंगूठी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम लो लेवल स्पिरिट सैलामेंडर को भी कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के जरिए मिड लेवल स्पिरिट में तब्दील कर देता है और फिर उसे भी अपनी अंगूठी में रख लेता है। जिसके बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्ट मैजिक से अपनी सभी लो लेवल स्पिरिट्स को मिड लेवल में तब्दील कर देता है और उन सभी को अपने मैजिक पीडिया में रख लेता है। तभी जोडी बताती है कि मिड लेवल समनिंग ग्रोमोर्स किसी नोबल फैमिली के ट्रेजर जितनी ही कीमती होती हैं। जो सुन लियाम कहता है कि मैं इस स्पेल को जल्द से जल्द मास्टर करना चाहता हूँ। फिर अगले दिन रेडॉन के कहने पर लियाम जंगल में आता है, उस जगह पर जहाँ रेडॉन सालों से कैद था। तभी रेडॉन की आवाज आती है। वो कहता है कि लियाम, तुम मेरे बच्चे को सम्मन करो। अब वक्त आ गया है कि लियाम अपने मिड लेवल के समनिंग स्पेल का यूज करे, जिसकी प्रैक्टिस वो काफी वक्त से करता आ रहा था। जिसके बाद वो रेडॉन जूनियर को सम्मन कर लेता है और जैसे ही रेडॉन जूनियर सम्मन होता है, अचानक ही लियाम के सामने की जगह बदल जाती है, जैसे उसके सामने का कोई इल्यूजन टूट गया हो। दोस्तों, लियाम देखता है कि अब उसके सामने काफी सारी फेरीज होती हैं, लेकिन तभी वो फेरीज लियाम को देख डर कर भागने लगती हैं। लियाम उन्हें समझाता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर रेडॉन ने आने के लिए कहा था। और फिर वो उन्हें रेडॉन जूनियर दिखाता है। जिसके बाद वो स्पिरिट्स उसके करीब आ जाती हैं। लियाम कहता है, रेडॉन ने मुझे यहाँ पर इसीलिए आने को कहा ताकि मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान होते हैं वो कुछ बहुत ही वैल्यूएबल मैजिक आइटम्स बनाने के लिए इन फेरीज को मारकर इनका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर लियाम इसी वजह से इनकी हिफाजत करने के लिए आया है। तभी रेडॉन कहता है कि जब तुम इनके ऊपर स्पेल कास्ट करो तब तुम्हें इन्हें नाम देने होंगे। जिसके बाद लियाम एक फेरी के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो फेरी साइज में बड़ी हो जाती है। लियाम इसका नाम रेना रखता है और अब ये फेरी एक एल्फ बन चुकी है, यानी कि ये फेरीज एल्फ में इवॉल्व होती हैं और ये फेरी लियाम की मैजिकल पावर की वजह से ही इवॉल्व हुई है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करते वक्त जब आप अपने फैमिलियर को एक नाम देते हैं तब इससे उनकी पावर और बढ़ जाती है। जिसके बाद लियाम उन सभी फेरीज पर अपने कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करते हुए उन सभी को नाम देने लगता है और वो सभी प्यारी प्यारी एल्फ्स बनने लगती हैं इवॉल्व होकर। जिसके बाद वो सारी लड़कियां लियाम को शुक्रिया कहती हैं। तभी रेना कहती है, अब हम आपके फैमिलियर्स बन चुके हैं, आप बताइए अब हमें क्या करना है। लियाम कहता है, क्यों ना तुम सभी यहाँ पर एक गांव बसाओ और रेना तुम इस गांव की मुखिया बनोगी, ओके। जो सुन रेना कहती है, हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा
मास्टर। जिसके बाद ये सभी लड़कियां आपस में डिस्कशन करने लगती हैं कि इन्हें किस प्रकार के घर बनाने चाहिए। लेकिन तभी लियाम को जंगल के और अंदर मैजिकल पावर सेंस होती है। लियाम चलते हुए एक पेड़ के पास आता है और यहाँ एक फल लगा हुआ था और इसी में से उसे मैजिकल पावर सेंस हो रही थी। तभी लियाम के पीछे रेना आती है। लियाम उससे पूछता है कि ये कौन सा फल है। वो बताती है कि इन्हें पिक्सीज कहते हैं। ये फल हवा में मौजूद मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। लियाम कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। वो कहती है हाँ बिल्कुल, इन फलों को हम इकट्ठा करते हैं तो जो हमारा है वो आपका है। जिसके बाद लियाम उस फल को तोड़ लेता है और उसे खाता है। उसे खाते ही अचानक लियाम की बॉडी में मैजिकल पावर आ जाती है और वो मैजिक मिसाइल्स का यूज करता है। लियाम देखकर हैरान था कि उसने एक ही बार में 19 मैजिक मिसाइल्स को शूट कर लिया और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इस फल को खाने से लियाम की मैजिकल पावर इंक्रीज हो गई थी। फिर अगले दिन लियाम आता है ये देखने की गांव का काम कैसा चल रहा है और यहाँ पर ये सभी लड़कियां अब लियाम को मास्टर लियाम कहकर बुलाने लगती हैं। और भैया इन्होंने यहाँ एक बहुत ही तबाही घर बनाया है। ये लड़कियां कुछ नहीं जानती कि घर कैसे बनता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ बुरे आदमी यहाँ एक एल्फ को पकड़ लेते हैं और जाहिर सी बात है ये लोग इसके साथ रातें गुजार कर इसे बेच देंगे क्योंकि ये एक एल्फ है। लेकिन तभी आता है लियाम दौड़ते हुए। वो कहता है मैं आ गया हूँ सूसी, अब तुम चिंता मत करो। तभी एक आदमी ये कहते हुए लियाम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि साले बच्चे तू बड़ा हीरो बन रहा है। लेकिन लियाम उस पर मैजिक मिसाइल से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद ये दोनों लियाम पर हमला करने जाते हैं। यहाँ पर लियाम खुद को ही कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के जरिए सम्मन करके इन दोनों पर एक साथ मैजिक मिसाइल से हमला करके इन दोनों को ही उड़ा देता है। ये तीनों बुरे आदमी हार चुके हैं लेकिन सूसी काफी डर गई है, इसीलिए अब लियाम को इन लड़कियों की चिंता होती है। वो अपने अनदर वर्ल्ड स्पेल का यूज करता है। उसे लगता है कि कुछ वक्त तक ये लड़कियां यहाँ रह लेंगी क्योंकि वहाँ पर ज्यादा जगह नहीं होती। लेकिन जब लियाम अंदर देखता है तब उसके इस स्पेस का साइज काफी बढ़ गया था। दोस्तों तुम्हें पता होगा कि जैसे जैसे इस स्पेल को यूज करने वाले की ताकत बढ़ेगी इस स्पेस का साइज भी बढ़ता जाएगा। यानी लियाम की मैजिकल पावर उस पिक्सी फल को खाने के बाद काफी बढ़ गई है। जिसके बाद लियाम इन सभी लड़कियों को इसी स्पेस में भेज देता है और इसके बाद वो एक दूसरी जगह पर आकर इस गेट को ओपन करता है। लियाम इन सबको बताता है कि वो इन सभी को यहाँ ट्रांसपोर्ट करके लाया है और ये जगह लियाम के घर के काफी पास है। यहाँ पर इन लड़कियों पर कोई भी बुरे लोग हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सुनिए सभी लड़कियाँ लियाम के सामने झुककर कहती हैं कि प्लीज मास्टर लियाम आप हमारे राजा बन जाइए और हमें सही रास्ता दिखाइए। लियाम कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हारा किंग नहीं लीडर बनूंगा। लेकिन अब लियाम को इन सभी लड़कियों के रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। वैसे सबसे पहले तो लियाम इन सभी को नूडल्स खिलाता है। वहीं लियाम उस हाई लेवल के होली मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है जो रेडॉन ने उसे सिखाया और उसे सीखते हुए लियाम को 4 दिन हो गए हैं और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से धीरे धीरे वो इस स्पेल का यूज करना सीख रहा है। अब लियाम इस स्पेल के जरिए इन सभी लड़कियों को किसी जगह पर लेकर जाएगा। जिसके बाद सभी लड़कियां एक साथ खड़ी हो जाती हैं और लियाम अब इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने लगता है और फिर ये सभी आते हैं जहाँ पर ये थे उस जगह से 100 किलोमीटर दूर, इस जगह पर जहाँ कोई नहीं रहता। इस जगह को सील्ड लैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर लियाम का डुप्लीकेट भी था जिसे वो वहाँ से गायब कर देता है और अब हमें पता चलता है कि लियाम अपने नए होली मैजिक से अपने इल्यूजन को किसी भी जगह पर भेजकर उस जगह पर खुद भी तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता है और इसी वजह से वो यहाँ बहुत खुश होता है। अब फिर हम देखते हैं कि इनके सामने जो जगह होती है, ना जाने लियाम यहाँ क्या करता है, वो पूरी जगह शीशे की तरह टूट जाती है और इनके सामने एक अलग ही नजारा आता है और हमें पता चलता है कि इस जगह को रैंडन ने सील किया था। लेकिन इस वक्त वो लियाम को इसकी वजह नहीं बताता। सो अब लियाम इन लड़कियों से कहता है चलो इसी जगह पर अपना नया गांव बसाते हैं। और यहाँ ये लड़कियां रैंडन की भी बहुत तारीफ करती हैं और उसे शुक्रिया भी कहती हैं क्योंकि उसने इन सभी को इस जगह पर रहने की इजाजत दी। अब इस जगह पर आकर लियाम देखता है कि यहाँ पर कोई वाटर रिसोर्स नहीं है। अब ये बात सुन लियाम लो लेवल स्पिरिट विंडीन को सम्मन करता है और कॉन्ट्रैक्ट सम्मनिंग का यूज करके उसे मिड लेवल स्पिरिट में तब्दील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंडीन अपने मैजिक का यूज करके इस जगह पर एक नदी बना देती है। लियाम कहता है अब हम इसी जगह पर अपना गांव बसाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम अपने मैजिक की थोड़ा प्रैक्टिस करता है और उसने यहाँ पर तीनों रैंडम चिल्ड्रन को सम्मन भी कर रखा होता है। और हम देखते हैं कि लियाम के खुद को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसके बाद बारी आती है लियाम के यहाँ से जाने की। सो लियाम इन तीनों रैंडम चिल्ड्रन को यहीं छोड़ जाता है ताकि वो इन लड़कियों की हिफाजत करें।
जिसके बाद वो प्रिंसेस के पास आता है क्योंकि उन्होंने ही उसे बुलाया है। वो यहाँ पूछती हैं, क्या तुम्हारे अंदर मौजूद उस ड्रैगन फिंड ने कभी प्रोमिस्ड लैंड का जिक्र किया है? लियाम कहता है नहीं, पर उसने सील्ड लैंड का जिक्र जरूर किया है और इस वक्त मैं उसी जगह पर कुछ एल्फ्स के साथ एक नया गांव बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझसे रैंडन ने कहा है। प्रिंसेस कहती है, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो? लियाम कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस इनके शाही इंजीनियर गोलैक को बुलाती हैं। तभी लियाम इनसे कहता है, क्या मैं आपके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर सकता हूँ? गोलैक कहता है, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? लेकिन प्रिंसेस इस बात की गारंटी ले लेती हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लियाम अपने मैजिक का यूज करके गोलैक का डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता है जिसे वो अपने साथ ले जाएगा अपना नया गांव बनवाने के लिए। और इसके बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और ये भाई तो बहुत घबरा जाता है कि भैया ये क्या हो रहा है। जिसके बाद ये तीनों उसी सील्ड लैंड्स पर आते हैं। अब यहाँ आकर और इस जगह को देखकर प्रिंसेस कहती है, मैं महान लॉर्ड रेडॉन से कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या यही प्रोमिस्ड लैंड है? रैंडन कहता है कि मैंने इंसानों के साथ कोई वादे नहीं किए, यानी कि वो बता चुका है कि ये वो जगह नहीं है। फिर प्रिंसेस बताती है कि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जहाँ जब इंसानियत खत्म होने वाली होगी तब स्वर्ग से इंसानियत को बचाने के लिए एक मसीहा आएगा। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी सिर्फ एक झूठ है और ये सच है या नहीं इसका पता सिर्फ द प्रोमिस्ड लैंड को ढूंढ कर ही चलेगा। ये वो अंगूठी है जो हमारे परिवार को विरासत में मिली थी, इसे की ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। अंगूठी को देख लियाम जैसे ही उस अंगूठी को छूता है अचानक ही उसके सामने की जमीन टूट जाती है और हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा द सील्ड लैंड्स दरारों में टूटकर हवा में उड़ने लगता है। तुम देख ही सकते हो एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया है जमीन से, लेकिन थोड़ी ही देर में ये वापस जमीन पर बैठ जाता है और अब प्रिंसेस को यकीन हो जाता है कि यही द प्रोमिस्ड लैंड है। और दोस्तों, इस रिंग के जरिए इस आइलैंड को उड़ाया जा सकता है आसमान में, लेकिन उसके लिए लियाम को बहुत ज्यादा मैजिकल पावर की जरूरत पड़ेगी। और तभी प्रिंसेस लियाम के सामने झुककर कहती है, आप ही द प्रोमिस्ड लैंड के मास्टर हैं, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ एक नया राज्य बसाएं जिसे लोग स्वर्ग कहेंगे। अब बेचारा लियाम शायद और फंस गया है क्योंकि अब उसे एक नया राज्य बनाना पड़ेगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो गया। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि द सील्ड लैंड या द प्रोमिस्ड लैंड में गांव बनाने का काम जोरों शोरों से चालू है। दूसरी ओर हम लियाम को देखते हैं जो लगातार एक मॉन्स्टर पर अपने मैजिक मिसाइल से हमला कर रहा था और इसके बाद वो अपनी दुनिया की आइडल्स को याद करते हुए होली एरो का यूज करता है और इस हमले से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि लियाम इस जगह के आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर स्कारलेट आकर लियाम की पावर्स की तारीफ करने लगती है। लियाम कहता है, प्रिंसेस शायद अब आपको रॉयल कैपिटल में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मास्टर आपको मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए क्योंकि अब मैं आपकी नौकर हूँ। लियाम कहता है, तुम पहली राजकुमारी होकर मेरी नौकर क्यों बनना चाहती हो? वो बताती है कि मेरी माँ के परिवार की नसों में एक ड्रैगन का खून दौड़ता आया है, इसीलिए जब भी हमारे परिवार में कोई लड़की पैदा होती है तब उसे रॉयल फैमिली में ही शादी करनी पड़ती है। पर क्योंकि मेरी नसों में भी ड्रैगन का खून दौड़ता है इसीलिए मैं महान ड्रैगन गॉड को सर्व करना चाहती हूँ। और तभी रेडॉन लियाम से कुछ कहता है और लियाम बताता है कि स्कारलेट रेडॉन तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम प्रिंसेस को एक दूसरी जगह पर लेकर आता है और यहाँ इनके सामने एक खुफिया दरवाजा होता है। ये लोग उस जगह के अंदर आने लगते हैं और यहाँ इन्हें देखने को मिलता है एक ब्लैक ड्रैगन, लेकिन ये लोहे का बना हुआ है। और तभी अचानक ये जाग जाता है और रेडॉन बताता है कि लियाम का पहला टास्क यही है कि उसे इस ब्लैक ड्रैगन को हराना होगा। और ये ब्लैक ड्रैगन रेडॉन को देखकर ही बना है और एंशिएंट लैंग्वेज में इस ब्लैक ड्रैगन के सिर पर रेडॉन का ही नाम लिखा हुआ है। और अगर लियाम इसके सिर पर लिखे हुए नाम में से एक वर्ड को गायब कर देगा तब इस नाम का मतलब बदलकर ओबे हो जाएगा। ये सुन लियाम अपने मैजिक का यूज करके गायब होकर अचानक ही इस ड्रैगन के सामने आकर अपने होली एरो का यूज करके इस ड्रैगन के सिर के बीच में हमला करता है और उसका एक लेटर इरेज हो जाता है। जिसके बाद वो इनका पालतू बन जाता है और स्कारलेट भी इसे छू पा रही थी क्योंकि उसकी नसों में भी ड्रैगन का खून दौड़ता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम को वहां से अकेले ही वापस आना पड़ता है क्योंकि स्कारलेट इस ब्लैक ड्रैगन के साथ यहीं रुक जाती है क्योंकि इसके सिर पर लगा हुआ जख्म अभी तक हील नहीं हुआ है। लेकिन अब बाहर आकर लियाम को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक प्रिंसेस उसकी नौकर कैसे बन सकती है। लेकिन तभी अचानक उसे गांव की ओर से धुआं आते हुए दिखता है। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर गांव में आता है।
जहां गांव पूरा तबाह हो चुका था। तभी रीना उसे आकर बताती है कि अचानक ही इन लोगों पर वुल्फमैन ने हमला कर दिया। और तभी अचानक एक वुल्फमैन लियाम की ओर ही आता है, लेकिन लियाम वक्त रहते उससे दूर हो जाता है। और तभी रीना और सूसी लियाम के पीछे आकर छुप जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे वुल्फमैन थे। तभी इन वुल्फमैन का लीडर कहता है, इंसानों इस पवित्र जगह से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगले ही पल में वो लियाम पर हमला करने आता है। तभी लियाम उसके हमले से बचने के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके पीछे आकर उस पर लाइटनिंग से हमला कर देता है। वो वुल्फमैन कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे। लेकिन लियाम अब उसकी ये बात सुन वह रेडॉन जूनियर को सम्मन कर लेता है और उसे देख ये वुल्फमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसका मतलब दोस्तों, ये वुल्फमैन शुरुआत से ही इस जगह पर रहते आए हैं और इस जगह पर जो कोई भी कब्जा करने आता ये उन्हें भगा देते। और हाँ, ये सभी रेडॉन को अपना भगवान मानते हैं। सो लियाम इन सभी को बताता है कि हम सभी भी यहाँ रेडॉन के कहने पर ही आए हैं। ये सुन वुल्फमैन कहता है, अगर ऐसी बात है तब हमने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। रीना कहती है, तो आप मास्टर लियाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्यों नहीं कर लेते। ये बात सुन लियाम तो भैया हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये सभी रेडॉन के प्रति बहुत वफादार हैं, इसलिए लियाम कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करके वुल्फमैन लीडर का नाम क्रिस रख देता है। और लियाम के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वो वुल्फमैन तब्दील होकर एक लड़की बन जाता है, जो देख हमारे साथ साथ लियाम खुद हैरान होता है कि ये एक लड़की है। हाँ भाई, और बड़ी प्यारी है। जिसके बाद हम लियाम को उसके अनदर वर्ल्ड डायमेंशन में देखते हैं। और फिर वो रात भर सोने के बाद अगले दिन गांव में आता है, जहां पर गांव बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। और अब तो वुल्फमैन भी गांव बनवाने में इनकी मदद कर रहे हैं। और जैसे ही क्रिस लियाम को देखती है, हम देखते हैं कि वो इस तरह उसके ऊपर कूद पड़ती है और उसके ऊपर ही टंग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद लियाम को बताती है कि इस वक्त हम सभी उस जगह को फिक्स कर रहे हैं। अब भाई इस गांव को तो इन्हीं लोगों ने तबाह किया था, इसीलिए क्रिस लियाम से अपनी ऐसी हरकत के लिए माफी मांगने लगती है। लियाम कहता है, अब तुम लोग इस गांव को बनवाने में मदद कर रहे हो, इसलिए कोई बात नहीं। जो सुन क्रिस खुश हो जाती है। लेकिन तभी लियाम टूटी हुई दीवार को देख सोचता है कि काश मेरे पास इन टूटी हुई दीवारों को रिपेयर करने का कोई मैजिक होता। लेकिन तभी रेडॉन उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसा मैजिक नहीं है तब तुम बनाते क्यों नहीं। यानी कि दोस्तों, रेडॉन के अकॉर्डिंग आप न्यू मैजिक स्पेल्स को खुद क्रिएट कर सकते हो, बस कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। जैसे अपने दिमाग में सारे प्रोसेस को अच्छे से क्लियर करना, इमेजिन करके। जिसके बाद लियाम अपने दिमाग में टूटी हुई चीजों को फिर जोड़ने के बारे में ध्यान से सोचने लगता है। और हम देखते हैं कि लियाम के ऐसा सोचने से वो टूटी हुई लकड़ी जुड़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम अपने इस नए मैजिक का यूज एक लकड़ी के ऊपर करता है, कीप अ मेमोरी। और फिर वो क्रिस से उस लकड़ी को तोड़ने को कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही क्रिस उस लकड़ी को तोड़ती है, वो लकड़ी फिर से जुड़ जाती है। और अब लियाम बताता है कि कीप मेमोरी एक ऐसा स्पेल है जो ऑब्जेक्ट्स के टूटने के बाद भी उनको वैसे ही रूप में ला देता है जिस रूप में उन पर इस स्पेल का यूज किया गया हो। ये बात सुन क्रिस लियाम से और भी ज्यादा इम्प्रेस होकर फिर से उसके गले लग जाती है। और क्योंकि अब लियाम नए मैजिक स्पेल्स बनाना सीख चुका है, वो एक जगह पर आकर एक और नया स्पेल पावर मिसाइल का यूज करता है। और लियाम का ये नया स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और पावर मिसाइल मैजिक मिसाइल्स का एक पावरफुल वर्जन है। तभी रेडॉन उससे कहता है, तुम्हें इस दुनिया को और बेहतर तरीके से जानना होगा, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें एक राज्य की जरूरत होगी। लियाम कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो पहला शख्स जिसने मैजिक को क्रिएट किया, उसने अपना नेशन कैसे बनाया होगा। शायद से कोई ऐसा तरीका भी होगा जिससे कॉज एंड इफेक्ट इस लॉ का यूज किए बिना ही मैजिक को क्रिएट किया जा सके। लियाम यही सब सोच रहा था, लेकिन तभी वहां रेना आकर बताती है कि एक इमरजेंसी है। कुछ इंसान पिक्सीज फल को पाने के लिए जंगल में घुस आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दौड़ते हुए उस जगह की ओर जा रहा होता है। और तभी वो देखता है कि यहाँ पर सेना की एक छोटी सी टुकड़ी है और ये सभी यहाँ पर पिक्सीज फल को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन तभी लियाम इनके सामने आ जाता है। वो पूछते हैं कि बच्चे, क्या तुम यहीं रहते हो। ये बात सुन लियाम पुरानी चीजों को याद करते हुए कहता है, हाँ ये मेरा नेशन है। लेकिन ये लोग लियाम की बात को मजाक समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो लियाम इन पर मैजिक मिसाइल से हमला कर देता है और कहता है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, ये मेरा राज्य है और अगर यहाँ तुमने घुसने की कोशिश की तब अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी एक आदमी लियाम पर हमला करने के लिए जाता है। सो तभी लियाम टेलीपोर्ट होकर उस आदमी के पीछे आकर उसे घोड़े से ही गिरा देता है।
और ऐसा ही फिर वो बाकी के सोल्जर्स के साथ करने लगता है और इसी तरह सभी को नीचे गिराकर वो कहता है अब इस जगह पर कभी वापस मत आना। फिर लियाम अपने गांव में आता है जहां रेना उसका इंतजार कर रही थी। लियाम बताता है कि उसने उन लोगों को समझा दिया है। फिर रेना लियाम को उन फेरीज से मिलवाती है जो इन्हीं जंगलों में रहती हैं और शायद से वो लोग इन्हीं को पकड़ने आए थे। लियाम कहता है तुम सभी को अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए मैं तुम सभी को नाम दूंगा। लेकिन भैया वहां पर बहुत सारी फेरीज आ जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करते हुए लियाम को शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उन फेरीज की लाइन खत्म नहीं होती। लियाम ने यहाँ लगभग 100 फेरीज को नाम दिए जो एल्स में तब्दील हो गईं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गांव में काफी अच्छे से घर के डिजाइन बन चुके हैं, लेकिन वहीं पर ब्लैक ड्रैगन भी होता है जिसे ये लड़कियां छुपकर ताके जा रही थी। वहीं दूसरी ओर लियाम इन सब के साथ अपने अनदर वर्ल्ड डायमेंशन में होता है। वो इन सभी को उन सोल्जर्स का मुखौटा दिखाता है। स्कारलेट बताती है कि ये सोल्जर्स प्रिंसिपैलिटी ऑफ पेल्टा नाम के राज्य से आए हैं और ये लोग भी किंगडम जैमाइल और क्विस्टेडर की तरह इस प्रोमिस्ड लैंड को अपने चंगुल में लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जल्द ही किंगडम जैमाइल और क्विस्टेडर से भी सैनिक इस राज्य को हथियाने के लिए आएंगे, क्योंकि द प्रोमिस्ड लैंड उन तीनों राज्यों के बॉर्डर में आता है। लेकिन मास्टर, मैं फिर भी चाहूंगी कि आप इसी जगह पर अपना नया राज्य बनाएं। एक राज्य को 3 चीजों की जरूरत होती है, जमीन, लोग और ताकत। आपके पास जमीन तो है ही, और जैसे जैसे इस राज्य की अफवाहें लोगों के कानों तक पहुंचेंगी, लोग भी यहाँ जरूर आएंगे। यानी कि अब लियाम को अपने राज्य की ताकत बनाने के लिए बस सोल्जर्स की जरूरत है। क्रिस कहती है आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। लियाम कहता है हाँ, तुम वुल्फमैन लड़ने में बहुत माहिर होते हो। ठीक है, मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। स्कारलेट कहती है जो भी इस राज्य में घुसने की कोशिश करेगा उसे तुम भगा देना, और फिर ना चाहते हुए भी लोगों को हमारा साथी बनना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने सोचा नहीं था। अगले दिन इनके पास मार्केस ऑफ बर्कले लियोनार्ड बर्कले आते हैं, जो किंगडम जैमाइल के एक काफी चर्चित नोबल हैं। और ये आदमी कहता है मुझे आपसे मिलने के लिए हमारे महाराज लॉरेंजो सेकंड ने भेजा है, क्योंकि वो आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते बल्कि आपके साथी बनना चाहते हैं। और अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट प्रिंसेस स्कारलेट की शादी आपसे करा दी जाएगी। जो सुन लियाम मन में कहता है आखिर ये मुझे इतना महान क्यों समझते हैं। तभी लियाम को मिस्टर जेम्स की बातें याद आती हैं और सोचता है कि स्कारलेट के इस जगह पर बार बार आने की वजह से जरूर से महाराज को लग रहा है कि ड्रैगन गॉड रेडॉन इस जगह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए लियाम पूछता है मिस्टर लियोनार्ड, क्या आप पहले कभी प्रिंसेस स्कारलेट से मिले हैं? वो बताता है कि हाँ, मैंने उन्हें कई बार देखा है। लियाम समझ जाता है कि लियोनार्ड ये जानते हुए भी कि प्रिंसेस इसके सामने खड़ी हुई हैं, फिर भी इसने प्रिंसेस की शादी की बात मुझसे की। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले स्कारलेट से बात करनी थी। और यहीं खड़े खड़े लियाम एक नया स्पेल बना लेता है, टेलीपैथी, जिसके बाद वो मन ही मन स्कारलेट से बातें करने लगता है। टेलीपैथी के जरिए वो पूछता है क्या मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करने से हमें काफी वक्त मिल जाएगा। लियाम कहता है ठीक है, मैं राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त चाहिए, क्योंकि मेरे राज्य की हालत अभी कुछ खास नहीं है। जो सुन लियोनार्ड कहता है ठीक है, मैं इस बात की रिपोर्ट महाराज को दे दूंगा। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लियाम खुश होता है कि उसने कुछ वक्त के लिए इस मसले को टाल दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव का काम ऐसे ही चलता रहता है। जिसके बाद हम लियाम को देखते हैं, तभी लियाम के पास उसका इल्यूजन आता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर स्कारलेट के मेंशन में आते हैं, जो कि रॉयल कैपिटल में है। और लियाम इतनी आसानी से इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर इसीलिए आ पाया क्योंकि उसने स्कारलेट के साथ अपने इल्यूजन को इस जगह पर पहले भेज दिया था। अपना काम करने के बाद लियाम का इल्यूजन गायब हो जाता है। तभी वहाँ स्कारलेट आ जाती है और कहती है कि मास्टर, मेरे घर पर आपका स्वागत है। लियाम का मन रॉयल कैपिटल को अच्छे से घूमने को कर रहा था, लेकिन स्कारलेट उससे कहती है कि आप एक दूसरे राज्य के राजा बन चुके हैं, इसीलिए आपको दूसरों की नजरों में आने से बचना चाहिए। चलिए अब चाय पीने चलते हैं। लेकिन तभी अचानक लियाम को इस मेंशन के आसपास रेडॉन की ताकत महसूस होती है। लियाम पूछता है क्या इस जगह पर रेडॉन से जुड़ी कोई चीज है? जिसके बाद स्कारलेट लियाम को रेडॉन के एक स्टैचू के पास लेकर आती है और हमें पता चलता है कि ये स्टैचू स्कारलेट के माँ के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी अगली जनरेशन को दिया जाता आ रहा है। तभी रेडॉन लियाम को इस स्टैचू पर ऑल क्लियर स्पेल का यूज करने को कहता है
और फिर जैसे ही लियाम ऐसा करता है, ये स्टैचू अचानक से ग्लो करता है और स्कारलेट के ऊपर जाकर एक आर्मर बन जाता है। स्कारलेट को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन इसके बाद स्कारलेट होली एरो का यूज करती है। वो ऐसा कर लेती है बस थोड़ी देर के लिए, एंड कुछ पल बाद ही वो आर्मर फिर से वही स्टैचू बन जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि असल में ये स्टैचू एक बैटल आर्मर है जिसे रेडॉन की मैजिकल पावर से बनाया गया था। और इस आर्मर को पहनने के बाद किसी भी इंसान की मैजिकल पावर कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो स्कारलेट है वो होली मैजिक का यूज कर पाई। हाँ, लेकिन इस स्पेल ने स्कारलेट की पूरी एनर्जी खींच ली और हमें ये भी पता चलता है कि ये एक हाई लेवल का गोल्डन आर्मर था। जो लो लेवल के आर्मर थे वो युद्ध के दौरान खत्म हो गए। लियाम पूछता है कि बैटल मैजिक आर्मर बनाया कैसे जाता है। रेडॉन बताता है कि सबसे पहले उसे हाई मिथ्रिल को इकट्ठा करना होगा। ये बात लियाम स्कारलेट से कहता है। स्कारलेट कहती है कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम अपनी स्पिरिट्स के साथ काम करते हुए बैटल मैजिक आर्मर बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह लियाम एक छोटा सा बैटल आर्मर बना लेता है और अब स्कारलेट को इस आर्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। जिसके बाद वो इस पर अपना थोड़ा खून गिराती है और अगले ही पल में ये आर्मर स्कारलेट की बॉडी पर आ जाता है। जिसके बाद वो होली मैजिक का यूज करती है धनुष बाण बनाकर, और उसके हमले से कुछ पेड़ कट जाते हैं और इस बार वो थक कर वहीं गिरती नहीं। तभी रेडॉन लियाम को बताता है कि हाई लेवल मैजिक के आइटम्स को लिविंग क्रिएचर्स के साथ कंपेराइज किया जा सकता है। ये बात सुनकर लियाम इस बैटल आर्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करता है और वो इसका नाम पैट्रॉन ऑफ बैटल एरिस रखता है। और लियाम के ऐसा करने की वजह से अब स्कारलेट खुद को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही है, क्योंकि अब ये आर्मर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और अब जब स्कारलेट फिर से उसी होली मैजिक का यूज करती है तो इस बार वो एक ही बार में काफी सारे पेड़ों को इस तरह काट देती है। और अब यहाँ रेडॉन लियाम को बताता है कि उसने भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज किया था, लेकिन वो कभी काम नहीं किया। और किसके ऊपर? गार्जियन रेडॉन के ऊपर, यानी ब्लैक ड्रैगन रेडॉन। असल में वो भी एक बैटल आर्मर है जो रेडॉन के पर्सनल यूज के लिए था। लियाम फैसला करता है कि वो अब खुद उसे ट्राई करेगा। जिसके बाद लियाम ब्लैक ड्रैगन के पास आता है और उस पर अपना खून गिराकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन चमकने के बाद लियाम की बॉडी पर आकर एक आर्मर का रूप ले लेता है। जिसके बाद लियाम को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर फील होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम बहुत तेजी से लगातार पावर मिसाइल्स का यूज करते रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैजिकल पावर यूज करने की वजह से वो थक जाता है और उसका बैटल आर्मर फिर से ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। तभी स्कारलेट लियाम के पास आती है। लियाम बताता है कि मैं ठीक हूँ, बस मैंने अपनी पूरी मैजिकल पावर यूज कर ली है। लेकिन तभी रेडॉन कहता है, तुम वो तीसरे शख्स हो जो इसको पहनने के बाद अभी तक जिंदा है। साथ ही तुम वो पहले शख्स हो जिसने इस बैटल आर्मर को पहनकर कोई स्पेल कास्ट किया है। अगर तुम सही से इसका इस्तेमाल करना सीख गए तब तुम ये दुनिया जीत सकते हो। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड 5 एंड होता है।